ध्यान से देख लो बेटा प्रीवियस पॉइंट्स को। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, द जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस की जनरल इक्वेशन पढ़ते समय हमने क्या सीखा कि Q विल बी प्रोपोर्शनल टू V। हम कंडक्टर को जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उस कंडक्टर पर चार्ज भी उतना ही ज्यादा आएगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने लगाया था कांस्टेंट C, और इस C को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था बेटा, कैपेसिटेंस और या फिर कैपेसिटी। सो दैट बेसिक इक्वेशन क्या बन गई थी, Q बाय V। आज हम लोगों को जो भी पढ़ना है उसमें एक तो आप ये ध्यान रखो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप लोग याद करें बेटा, तो आप लोगों के पास आया था कि अगर हमारे पास एक ये कंडक्टर है एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन व्हाट, इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। भाई इसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा और जो चार्ज है बेटा वो थ्रू आउट हमारे कंडक्टर पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहां आपके पास क्वेश्चन ये उठा दैट हाउ वी कैन इंक्रीज, जल्दी से आ जा बेटा, कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर, कि हम लोग अपने इस कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो आप लोगों का आंसर क्या था कि हम लोग इसके नियर बाय किसे रखेंगे, एक अनचार्ज कंडक्टर को और उसकी फार अपार्ट वाली साइड को आप लोगों ने क्या कर देना है, अर्थिंग कर देना है। तो हुआ क्या था, पॉजिटिव से यहां कौन आ गया था, नेगेटिव। अब जो ये नेगेटिव है उससे यहां कौन आया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव भी हाई पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो चार्ज हाई से कहां ट्रेवल कर जाएगा, लो। और यहां सिर्फ कौन बचा था, नेगेटिव। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव की पोलैरिटी को क्या करा था, रिड्यूस, सो दैट वी कैन सप्लाई मोर पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा चार्ज बनने लगेगा। ये वो पॉइंट्स थे जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए, याद आ गया सभी को, पक्का। अब हम लोगों को सॉल्व आउट करना है बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो इस अरेंजमेंट को, ठीक, अब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। और वो अरेंजमेंट जो चार्ज को स्टोर करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट में दो मेटल शीट्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रहेगा सभी को। अब अरेंजमेंट को किस तरीके से रेडी करना है, मान लीजिए ये रही हमारी एक मेटल शीट जिसको कि हम लोगों ने हमेशा किसके ऊपर रखना है बेटा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। से द प्लेट इज एक्स एंड प्लेट एरिया, जो प्लेट का सरफेस एरिया है वो हमने कितना कंसीडर किया, ए। हमने इसे सप्लाई किया बेटू यहां से पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी कितना से V वोल्ट का। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो हमारी इस मेटल शीट एक्स पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड से कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यों। अब इसके नियर बाय हम लोगों ने क्या रखा, एक मेटल शीट Y। दिस इज योर अनचार्ज मेटल शीट। भाई ये किस तरह की रहेगी, अनचार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और फिर आपने इस तरफ क्या परफॉर्म कर देनी है, अर्थिंग कर देनी है। और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी ये हम लोगों ने कंसीडर कर ली है कितनी, डी। डन। अब जो हमारी प्लेट एक्स थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव से यहां
कौन इंड्यूस हो जाएगा? इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। कोई डाउट यहां तक? अब हम लोगों को चेक करना है कि इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। ठीक है, गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना सीखा था इसे। अगर मुझे इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो मैं प्लेट एक्स का राइट साइड देखूंगा और प्लेट वाई का लेफ्ट। अगर एक्स का राइट देखते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। और ये भी कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शंस क्या है? रिजल्ट ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? सो हम लोगों ने मेंशन किया द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिटवीन द प्लेट्स। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख पाएंगे ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, और अगर इसे रिजॉल्व किया तो कितना आ गया? पर याद कीजिए हमने सीखा है सरफेस, जल्दी से बेटू, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। नाउ व्हाट विल बी दिस सिग्मा? इट इज चार्ज बाय, आप सिग्मा की जगह क्या कर सकते हो? चार्ज बाय एरिया कर सकते हो। अगर हम लोगों ने रिप्लेस किया तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, सिग्मा की जगह पर आप लोगों ने क्या करा? चार्ज बाय एरिया। सो कितना बनेगा? चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन। यहां तक कोई डाउट? पक्का क्लियर है सभी को? श्योर। इस इक्वेशन को फिलहाल हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब याद करो जनरल इक्वेशन, दैट जनरल रिजल्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बनाया गया था जिसमें कि हमने लिखा था E इज इक्वल टू V बाय, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला नहीं, माइनस dV बाई dr वाला नहीं, उससे पहले हमने ये भी लिखा था E इज इक्वल टू V बाय। तो इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूं कि E इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? V। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? D। तो मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स V बाय T। कोई डाउट बेटा यहां पे? पक्की बात है? ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी बराबर है। हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे ही हमने दोनों को कंपेयर किया, कंपेयरिंग बोथ, सो क्या बनता है बेटा हमारे पास? दिस V बाय D इज इक्वल टू हाउ मच? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। कैपेसिटेंस बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? अगर हम लोग शिफ्ट करें, एप्सिलॉन नॉट A को यहां ले आता हूं और V को वहां ले जाता हूं, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ध्यान से देखो। नाउ हमारे पास इक्वेशन है V बाय D इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। अगर हमने शिफ्ट किया तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज इक्वल्स टू Q बाय D। बट हम जानते हैं Q इज इक्वल टू, सो Q बाय V कैन बी रिटन एज, और अगर हमने इसको यहां रिप्लेस करा तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी बनी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आई बात समझ में? और क्योंकि ये कैपेसिटेंस कब है? कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो याद करो हम लोगों ने
जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीख रहे थे तो वहां पे दो चार्जेस लिए थे, एक अरेंजमेंट बनाया था और उस अरेंजमेंट में कोई मीडियम नहीं था, तो फोर्स को कैसे लिखा था, एफ नॉट, परमिटिविटी को कैसे लिखा था, एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस को कैसे लिखेंगे, सी नॉट, ध्यान रहेगा। तो इस वजह से हम लोग यहां लिख सकते हैं सी नॉट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय, बात समझ आई, पक्का क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब दो प्लेट्स के बीच में किसी भी तरीके से हमने कोई भी मीडियम कंसीडर नहीं किया हुआ, याद रहेगा। अब ध्यान से फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो और चेक करो कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखो और आंसर करने की कोशिश करो कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूले में सबसे पहले कौन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना, दैट्स परमिटिविटी। और हम लोगों ने सीखा अगर मीडियम बदलेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता है, अगर मीडियम बदलेगा तो परमिटिविटी भी बदलती है। तो सोचिए क्या कैपेसिटेंस मीडियम के बदलने से नहीं बदलेगा, बिंदास बदलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि जो कैपेसिटेंस है दैट्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट, परमिटिविटी। भाई जैसे जैसे मीडियम बदलेगा तो कैपेसिटी भी बदलेगी। फिर दूसरी चीज, कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया। भाई प्लेट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो वहां कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा आएगी। और तीसरा, कैपेसिटेंस इनवर्सली टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स को आप दूर कर दो तो कैपेसिटी क्या होगी, इनवर्स है, कम हो जाएगी। और अगर प्लेट्स को नियर बाय लिया हो तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहां तक कोई डाउट, पक्का, श्योर। तो ये परिस्थिति केवल कब काम करेगी, जब प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ आया या नहीं, पक्की बात है, श्योर। अब बात ये आती है कि अगर प्लेट्स के बीच में हम लोग मीडियम इंसर्ट कर दें, जैसे कि दो पैरेलल प्लेट थी, बीच में कोई मीडियम नहीं था, अब वहां पर कोई भी रॉ मीडियम डाल दिया, आपने पानी भर दिया, आपने ऑयल भर दिया, आपने पेपर पीसेस लिए वो डाल दिए, कोई भी रॉ मीडियम, मिट्टी डाल दी, ठीक, तब हमारे पास कैपेसिटी कितनी बनेगी, ठीक। और इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिएगा हमें। देखो ध्यान से भाई, ओरिजिनली when there is no medium between the plates, अगर प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो कैपेसिटी हमने कितनी निकाली, इट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये कैपेसिटी कब थी, जब कोई मीडियम नहीं है। बट अब हम कह रहे हैं नाउ a medium of dielectric constant K is placed between the plates। आप लोगों ने प्लेट्स के बीच में क्या करा है, एक मीडियम इंसर्ट कर दिया। अगर मीडियम इंसर्ट करा तो क्या वहां एरिया में कोई चेंज बोला गया, क्या प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस में कोई चेंज बोला गया, सिर्फ क्या करा है, मीडियम डाला है। अगर मीडियम डाला है तो कौन बदलेगा, परमिटिविटी, हाँ है ना। अगर परमिटिविटी बदल रही है तो इसका मतलब हुआ मैं नया कैपेसिटेंस। भाई जब तक मीडियम नहीं है तब तक क्या लिखा, और अब मीडियम है तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन एम, एरिया एज इट इज और डिस्टेंस भी एज इट इज। यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब हम चलते हैं अपने पुराने टॉपिक्स के अंदर। हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमने देखा कि K इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम, दैट K इज इक्वल टू ई नॉट बाय
एंड फर्दर k इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, इन तीनों में से हम कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं? द लास्ट वन। तो अगर हम लोगों ने यूज किया कि भाई क्योंकि k इज एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन m कितना बनेगा? k एप्सिलॉन नॉट बनेगा। अगर हम एप्सिलॉन m की जगह यहां रख लें तो हमारे पास कितना आया बेटा? cm इज k एप्सिलॉन नॉट a बाय, हाँ है ना। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट a बाय d? तो फ्रॉम फर्स्ट अगर हम रिप्लेस करें तो हमारे पास कितना बना बेटा? cm इज इक्वल टू k c नॉट। पहले बताओ यहां तक पता लगा? श्योर। न्यूमेरिकल्स में ये भी इस्तेमाल होगा, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये भी इस्तेमाल होगा, दोनों ध्यान रखने हैं, याद रहेगा। अब एक चीज मुझे बताओ, जो k की वैल्यू है, अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो k की वैल्यू हमेशा 1 से क्या है? बड़ी है। बराबर भी नहीं और छोटी भी नहीं, हमेशा k वैल्यू मोर देन 1 चल रही है। अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब cm विल बी ग्रेटर देन व्हाट? इसका मतलब जैसे ही मीडियम इंसर्ट किया जाएगा कैपेसिटी विल इंक्रीज। चेक इट आउट, कैपेसिटेंस डायरेक्टली टू परमिटिविटी। जैसे ही मीडियम आएगा तो कैपेसिटी जो है वो भी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। यहां तक कोई समस्या? पक्का। सिर्फ दो केसेस देखे आपने। पहला, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं और प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट नहीं कर रहे तो कैपेसिटी कितनी है? दैट इज सिंपल फॉर्मूला, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फिर दूसरा केस कि अगर हम लोगों ने मीडियम डाल दिया तो मीडियम डालने की वजह से क्या हुआ? दो फॉर्मूले बन गए। पहला द स्टैंडर्ड वन, Cm दैट इज कैपेसिटेंस विद मीडियम विल बी व्हाट? एप्सिलॉन m A बाय D। डायरेक्ट जो हम लोगों ने लिखा है यहां पे अभी विद मीडियम यहां पर, ठीक है। और जब वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं तो वो किसके बराबर बन गया? के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और या फिर के सी नॉट। ध्यान रहेगा, पक्की बात। अब मान लो तुमसे पूछा गया कि डिफाइन, ये अलग से बेटो कह रहा है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट in terms of capacitance of a parallel plate capacitor। आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना है और वो भी किसकी टर्म्स में? कैपेसिटेंस की टर्म्स में। दिमाग लगाओ, आंसर यहां कहीं मिल जाएगा। सोचो, यू हैव टू डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वो भी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सिंपल भाई, ये रहा ना इक्वेशन, Cm इज इक्वल टू व्हाट? Kc नॉट। आप इसी को इस्तेमाल करो। सो क्योंकि हमने लिखा K एंड दिस इज Cm बाय C नॉट, तो सॉरी, ये तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। हमने लिखा था Cm इज इक्वल टू व्हाट? Kc नॉट। तो यहां से K को हम क्या लिख सकते हैं? Cm बाय, अगर इसे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ capacitance of parallel plate capacitor with medium between the plates to the capacitance of same parallel plate capacitor without any medium between the plates। ध्यान रहेगा, पक्की बात है। कोई डाउट यहां तक? दो केसेस क्लियर, पहला विदाउट मीडियम और दूसरा विद मीडियम। अब देखो कि यहां पर प्रॉब्लम किस तरीके से रहती है। अभी बेसिक प्रॉब्लम देख रहे हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। विमल, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली भाई। रीडिंग्स पकड़ो।
उसने कहा विदाउट एनी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटी इज 8 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले हम लोगों ने सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, भाई विदाउट मीडियम तो यही होता है, और ये हमें कितनी दी गई है 8 माइक्रोफैराड। आगे बोलता है कि अब हमने जो डिस्टेंस है is reduced to half and the space is filled with a medium of dielectric constant K equals to, दो चीजें हो गई, जो डिस्टेंस है that is reduced to half, उसे आधा कर लिया, और medium is placed and medium is with a dielectric constant K equal to how much, K equals 5। अब सोचिए अगर मीडियम रख दिया गया है तो कैपेसिटी बदलेगी, नया कैपेसिटेंस बनेगा। अगर हम नया कैपेसिटेंस लिखेंगे तो भाई नया कैपेसिटेंस तो मीडियम वाला होगा, और अभी लिखा था मीडियम वाला कैपेसिटेंस, क्या फॉर्मूला था कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। हमने एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इस वजह से लिखा था, एरिया नहीं बदल रहा था, डिस्टेंस नहीं बदल रहा था, बट अब डिस्टेंस में चेंजेस है, तो हम क्या लिखेंगे डी डैश। वैल्यू रख के देखो, दिस इज के एप्सिलॉन नॉट ए एंड डी बाय 2, रिप्लेस कर दो बेटा, ये ऊपर आएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाय, अगर गौर से देखा जाए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज हाउ मच 8 माइक्रोफैराड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। अगर हम रिप्लेस कर ले तो Cm विल बी इक्वल टू 2 into 5 into 8 microfarad, and what will be the final result 80 microfarad। समझ आया, मतलब बेसिक है एकदम, कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को, पक्की बात है। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, पढ़ो ध्यान से पहले क्वेश्चन को अच्छे से, रीड इट प्रॉपरली। that keeping the voltage of the charging source constant। जब हम कैपेसिटर बना रहे थे तो हमने क्या करा था, एक कंडक्टर लिया था, एक मेटल शीट ली थी, आप उसे क्या सप्लाई कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसने कहा है कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो उसको क्या कर दिया गया है कांस्टेंट कर दिया गया, और प्लेट्स के बीच की दूरी 10% कम कर दी गई। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा भी है, अगर मीडियम डालेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, प्लेट एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। पर अगर डिस्टेंस के साथ देख रहे थे तो वेरिएशन कैसा था, इनवर्स था। मिस मौर्य पढ़ाई में ध्यान, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसा था इनवर्स। अगर डिस्टेंस कम करा तो कैपेसिटी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा करा तो कैपेसिटी। फिलहाल डिस्टेंस क्या कर रहे हो तो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, हाँ या ना। तो देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। अगर मैं बात करता हूं ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर तो बेटा हमें लिखना पड़ेगा सी नॉट, मीडियम की तो बात चल नहीं रही, तो बाय डिफॉल्ट क्या है विदाउट मीडियम, तो सी नॉट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय, हाँ या ना। तो इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा डिस्टेंस में चेंज है, नया डिस्टेंस इज ओरिजिनल में से हमने 10% ऑफ ओरिजिनल हटा लिया। अगर ओरिजिनल में से 10% हटा लिया तो कितना बचा 90%। तो इसका मतलब व्हाट इज डी डैश, इट्स ओनली 9/10। हाँ है ना भाई, या तो आप डायरेक्ट ऐसे अप्रोच कर लो, अदरवाइज आप प्रॉपर कर रहे हो तो डी माइनस कितना हो जाएगा d/10, तो डी डैश आपके पास कितना बना 9/10। आपके पास ओरिजिनल कैपेसिटी ऑलरेडी है, डिस्टेंस में जो चेंजेस करे वो आपने पता कर लिया। अगर
डिस्टेंस में चेंज है तो कैपेसिटेंस में भी चेंज आएगा। तो इस हिसाब से हम नया कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं? वी विल राइट एप्सिलॉन नॉट ए बाय, भाई मीडियम नहीं डाला है, ठीक है, तो सीएम तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा? सी नॉट, नया वाला कर लिया। अब इसमें डी डैश की वैल्यू डालो, तो व्हाट इज सी नॉट डैश? इट इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 9/20। बेटा यहां तक कोई डाउट? पक्का क्लियर है अच्छे से? ओके, शिफ्ट करो। सी नॉट डैश विल बी 10/9 एप्सिलॉन नॉट ए बाय, and what is epsilon naught a by d? So from equation 1, from equation number 1 हम क्या कर सकते हैं? C naught dash is 10/9 times of, हाँ या ना? 10/9 is greater than 1 and if right side we have a value greater than 1, इसका मतलब C naught dash क्या होगा? बड़ा या छोटा? बड़ा, ग्रेटर रहेगा। तो यहां से हमें पता लगा कि नया कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन ओरिजिनल। तो चलो वहां तक की बात जस्टिफाई हो गई कि डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसा था? इनवर्सली। अगर डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टेंस को 10% काट दिया गया, कम कर दिया गया, तो कैपेसिटी बढ़ रही है। यहां तक कोई डाउट? निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। अब ध्यान रखो, किसी भी क्वांटिटी का अगर परसेंटेज चेंज निकालते हैं, किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो तो सिंपल क्या करना है? चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी एंड इनटू, भाई हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस में तो हम लिख लेंगे डेल्टा सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट एंड इनटू, भाई डेल्टा सी नॉट बड़ी क्वांटिटी, भाई सी नॉट डैश क्या था? ग्रेटर था, सो बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू व्हाट इज दिस वैल्यू? कितना था? 10/9 सी नॉट माइनस सी नॉट बाय सी नॉट एंड इनटू, हाँ ना, सी नॉट थ्रू आउट बाहर आया, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल, 10/9 माइनस 1 इट्स 1/9 एंड 1/9 इनटू, यही बचेगा या नहीं? तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज is going to be 100/9. So your answer will be 11.11%. समझ आया या नहीं? एग्जाम में आपके पास जब क्वेश्चन आया है तो ऐसे नहीं आया। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया 3 नंबर के अंदर, उसमें इस कंसेप्ट का यूज किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट द पॉइंट इज जब तक हम ये चीज अप्रोच नहीं कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा, तब तक हम उस क्वेश्चन को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। इतना हो जाएगा सभी का? यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्की बात? श्योर? तो अब एक चीज बताइए, अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर, तो हमारा जवाब क्या होगा? नेट चार्ज ऑन अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। बहुत सिंपल है, केस स्टडी में मिल भी सकता है। दैट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। दिमाग लगाओगे ना तो जरूर आंसर मिलेगा। हाँ थोड़ा लाउड, हाँ बताइए। क्यों? आंसर इज 0। द नेट चार्ज इज हाउ मच? आप लोगों ने कैपेसिटर बनाया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, बस बेटा बातें नहीं, और इसको क्या कर रखा है? बस। आपके पास इस प्लेट पर थ्रू आउट कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। से इट इज क्यू। पॉजिटिव से यहां इंड्यूस होके कौन आया? ये भी कितना? क्यू। इधर जो पॉजिटिव आया वो अर्थ में जा चुका है। जब बात हो रही है नेट चार्ज की, तो याद करो हमने पढ़ा था दैट क्यू नेट इज ऑलवेज कैसा सम? एल्जेब्रिक सम।
जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखें, जो नेगेटिव है सो मान लीजिए ये है प्लेट X और ये है प्लेट Y. सो चार्ज ऑफ X प्लस चार्ज ऑफ X इज Q एंड चार्ज ऑफ Y इज, सो द नेट चार्ज इज, आई बात समझ में? अगर नेट चार्ज 0 है देन व्हाट इज Q इक्वल्स CV. अगर आप ये कह रहे हो कि कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 है तो फिर ये Q इक्वल टू CV क्या है? Q इक्वल टू CV कांस्टेंट है. देखिए, जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छी चीज है, पर अंधविश्वास जो है वो गलत हो जाता है. तो थोड़ा दिमाग लगाओ. Q इक्वल टू CV कांस्टेंट नहीं है, Q इक्वल टू CV में C कांस्टेंट है. देन व्हाट इज दिस Q इक्वल टू CV? ये जो Q है ये चार्ज ही तो है, बट किसका चार्ज है? हाँ, कैपेसिटर का. तो ये किसका? मेरी नानी का चार्ज है या चाची का या बुआ का या मौसी का या बड़े भाई का? भव्य, ये इतने गुम के क्या सोच रहे भाई? क्या नजर आ गया है? पढ़ाई से ड्यूअल नेचर में फोकस. तो अरे पता है सबको यार. हाँ हाँ हाँ, सही बोला आपने. जब Q इक्वल टू CV लिखा था, जब इसकी शुरुआत करी थी, तो क्या ये दोनों प्लेट्स थी? इट्स ओनली वन ना. वेरी गुड चक्षु भाई. दिस Q is the charge on either of the plane. ये टोटल नहीं है, ये एक, either X और Y. ध्यान रहेगा सभी को. क्लियर अच्छे से? पक्की बात. फिलहाल सिर्फ दो सिचुएशन देख ली हम लोगों ने, एक विदाउट मीडियम और एक विद मीडियम में. हमने कहा एक रॉ मीडियम है, ठीक है, मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ऐसा कुछ करके. बट अगर हम लोगों से कहा गया, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, with a conducting slab. अगर कंडक्टिंग स्लैब बोले तो सिंपली with a metal sheet between the plates. मेटल शीट मतलब सिंपली एक कंडक्टर. ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक प्लेट X, एक प्लेट Y. प्लेट X पॉजिटिव चार्ज, प्लेट Y नेगेटिव चार्ज. बीच में रखा था इंसुलेटर, जब हम डाइलेक्ट्रिक को समझ रहे थे. ठीक है, तो जब इंसुलेटर को रखा, पोलराइजेशन हुई. पोलराइजेशन में क्या हुआ? सरफेस में डाइपोल्स बन गए. तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को अपोज करना शुरू किया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगी. तो ये तो डाइलेक्ट्रिक वाले पॉइंट पे चला गया. बट जब हमने बात करी लास्ट क्लास में, अगर याद हो, कि बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो अब वही पॉइंट है कि ये रही हमारी प्लेट X, जिसको कि जब आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो ये क्या हो जाती है? थ्रू आउट पॉजिटिवली चार्ज. ये रही आपकी एक अनचार्ज मेटल प्लेट Y. पॉजिटिव से यहां कौन आया होगा? नेगेटिव से यहां कौन आया होगा? जिसको कि हम लोगों ने क्या कर दिया था? दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी थी? और अब हम लोगों ने दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रख दी है बेटा? एक कंडक्टिंग स्लैब. बोले तो एक मेटल शीट, एक मेटल प्लेट. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हाँ या ना? इसका मतलब कैपेसिटी के लिए जो हिस्सा काम करेगा विल बी ओनली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. क्यों? क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. हाँ या ना? और इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं T. तो अगर अब हम कैपेसिटेंस लिखें तो समझना ध्यान से. पहले लिख लेते हैं ओरिजिनल सिचुएशन. ओरिजिनल सिचुएशन का मतलब हुआ विदाउट
any medium between the plates, प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए? सी नॉट इक्वल्स हाउ मच? अभी डिराइव क्या है? और के एप्सिलॉन नॉट कौन बोला रे? भूषण यही लेके जाओगे अब जाते पढ़ाई में ध्यान लगा। सी नॉट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी। नाउ अब बहुत ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं मीडियम के साथ। कोई नहीं बोलेगा, अभिनव बताएगा। अभिनव, अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम के साथ तो हमें क्या लिखना चाहिए? आराम से सभी लोग माइंड में कैलकुलेट करके रखो कि क्या लिखना पड़ेगा। मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट किस में बदला? एप्सिलॉन एम में। चलिए लिख लेते हैं। क्या एरिया बदल रहा है? नो, प्लेट एरिया इज स्टिल द सेम, सो देयर इज नो चेंज इन द एरिया। तीसरा पॉइंट, इज देयर एनी चेंज इन द डिस्टेंस? यस, पहले पूरा रीजन पार्टिसिपेशन पे था, अब सिर्फ ये वैकेंट पार्ट पार्टिसिपेशन पे है, तो कितना डिस्टेंस काम कर रहा है? बी माइनस टी, हाँ या ना? सो डिस्टेंस कितना? डी माइनस। प्रोसेस स्टेप्स नहीं बदलेंगे, अगर आप पिछले स्टेप्स को ध्यान से लेकर के चलोगे एग्जैक्ट चलेगा आपके पास। समझे भाई? जब हमने मीडियम के साथ कैलकुलेशन करी तो हमने इसी तरीके से पॉइंट उठाए ना भाई, मीडियम डाल दिया है तो चलो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट किस में बदलेगा? एप्सिलॉन एम में। प्लेट एरिया नहीं बदल रहा, हमने एरिया को एज इट इज रखा। जब हम वो कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां डिस्टेंस में कोई चेंजेस, तो डिस्टेंस एज इट इज रखा। बट अगर अब देख रहे हैं तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक मेटल शीट आ गई है। अगर वो एक मेटल शीट आ गई, एक कंडक्टिंग स्लैब आ गई, तो जितना डिस्टेंस पहले पार्टिसिपेट कर रहा था अब पूरा का पूरा उतना डिस्टेंस पार्टिसिपेट, क्योंकि जो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस वाला हिस्सा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो, वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस में से वो थिकनेस वाला हिस्सा हटा लेंगे, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स में चाहिएगा। अब वहां जल्दबाजी में चले गए और गड़बड़ करा, 3 नंबर पूरे गए। आई बात समझ? अब इसको ध्यान से, आपने कहा K इज हाउ मच? एप्सिलॉन m बाय, तो एप्सिलॉन m को कितना कर लिया? रिप्लेस करो। जैसे ही रिप्लेस किया देन व्हाट विल बी Cm? Cm कितना बनेगा? K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, कॉमन करो, D कॉमन करो, कितना बनेगा? 1 माइनस T बाय, हाँ या ना? ध्यान से देखो, आप अपना एप्सिलॉन नॉट A बाई डी फ्रॉम फर्स्ट रिप्लेसमेंट दे सकते हैं या नहीं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस एप्सिलॉन नॉट A एंड बाय कौन आएगा इसकी जगह? तो बाबू हम Cm को कितना लिखेंगे? Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के लिए कितना आ गया? एंड डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 1 माइनस टी बाय डी। तो ये कैपेसिटी बनती है किसके साथ? कैसी स्लैब? कंडक्टिंग स्लैब। 3 केस हुए। पहला, कोई मीडियम नहीं है। दूसरा, एक रॉ मीडियम है। तीसरा, मीडियम इज देयर बट वो मीडियम कैसा है? एक कंडक्टिंग स्लैब की फॉर्म में। आई बात समझ? पक्का? अब प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर रखा, so that insulator will start behaving as what? डाइलेक्ट्रिक। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? महिमा, पोलराइजेशन होगी, ठीक है, जो आप बोल रहे थे, और पोलराइजेशन की वजह से सरफेस पे डाइपोल्स बनेंगे और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट, हाँ या ना? तो मतलब वो इंसुलेटर किसका काम कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक का। तो अगर ऐसा है तो कैपेसिटेंस कितना होगा? 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई। विदाउट मीडियम बेसिक केस था, विद मीडियम एकदम सिंपल चला। उसके बाद हमने क्या डाल दिया यहाँ पे? कंडक्टिंग स्लैब। और अब वो क्या बोल रहा है? किस तरह की स्लैब है? इंसुलेटर मींस डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो क्या करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ। डायग्राम सामने है तुम्हारे, ध्यान से सोचो। अगर हम लोग वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, पोलराइजेशन होगा ना वहां पे। इसी तरीके से
स्टेप बाय चलो, समझना ध्यान से, क्वेश्चन पॉइंट है बेटा कि अगर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो कहता है, तब आप क्या करने वाले हो। एक डायग्राम बनाते हैं पहले छोटा सा। ये रही हमारी मेटल प्लेट एक्स, कहां रखी जाती है बेटा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना, V वोल्ट का, जिसकी वजह से सरफेस पर थ्रू आउट कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए हम लोग नियर बाय क्या रख देते हैं, एक अनचार्ज कंडक्टर, और इसकी जो दूर वाला हिस्सा है, इसका जो फार पार्ट साइड है, उसके साथ क्या कर देते हो, अर्थिंग। अब हुआ क्या, पॉजिटिव से यहां कौन आ जाता है, एंड दिस होल अरेंजमेंट स्टार्ट बिहेविंग एज व्हाट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो बना दिया। अब जो कैपेसिटर हमारा तैयार हुआ, इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, d। आपने यहां रख दी है अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा कितनी है, T, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। अगर देखा जाए पॉजिटिव से नियर बाय कौन इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव से नियर बाय हमने क्या बना लिया, नेगेटिव। नेगेटिव से नियर बाय कौन बनेगा, इस नेगेटिव से नियर बाय कौन आएगा, इस पॉजिटिव से नियर बाय कौन आएगा, हाँ या ना। इसका मतलब पोलराइजेशन हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, जो पहले सिर्फ वेकेंट पार्ट काम कर रहा था, अब इस वेकेंट पार्ट के साथ साथ ये डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा भी काम करेगा या नहीं करेगा, पक्की बात है, हाँ या ना। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे पास नेट पोटेंशियल कितना बनेगा। सो नाउ द नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। इफ द क्वांटिटी इज स्केलर तो कैसा सम, एल्जेब्रिक। तो हम लिख लेते हैं पोटेंशियल ऑफ द वेकेंट पार्ट प्लस पोटेंशियल ऑफ द मीडियम वाला पार्ट, हाँ या ना। बट हमारे पास एक इक्वेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू, that electric field is equal to potential by distance. So we can write potential is equal to electric field into, say we are writing it as ER, distance R ले रहे हैं, ठीक। तो पोटेंशियल के लिए जनरल इक्वेशन क्या तैयार हुई, ER। अब मैं इस ER को अपनी मेन इक्वेशन में यूज करूं, ध्यान समझना। अगर हमने इसे यहां इस्तेमाल किया तो हमारे पास क्या चीज तैयार होगी, देखो, V नेट विल बी E नॉट R नॉट प्लस EM R। आराम से ध्यान से ऑब्जर्व करो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई। पोटेंशियल ऑफ द वैकेंट पार्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैकेंट पार्ट की होगी और डिस्टेंस भी वैकेंट पार्ट का होगा, ठीक। फिर पोटेंशियल ऑफ द मीडियम वाला हिस्सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम की होगी और डिस्टेंस भी मीडियम का होगा, हाँ या ना, कोई डाउट। अब रीडिंग्स रिप्लेस करने की बारी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा था K इज इक्वल टू E नॉट बाय, रिपीट कर रहे हैं ध्यान से सुनना। अगर फोर्स लिखा, फोर्स की टर्म्स में लिखा F नॉट बाय FM, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखा E नॉट बाय, परमिटिविटी की टर्म्स में लिखा एप्सिलॉन M बाय, अभी हम किसकी टर्म्स में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे E नॉट बाय। अगर E नॉट बाय EM लिखा तो बेटा जी EM की जगह लिखा जा सकता है E नॉट बाय, कर लेंगे।
अगर रिप्लेसमेंट दी तो देखिए ध्यान से, वी नेट कितना बनेगा, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ध्यान समझो, ई नॉट एज इट इज। नाउ व्हाट शुड बी दिस आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वेकेंट पार्ट। वेकेंट पार्ट कितना हो गया, डी माइनस टी। आर नॉट की जगह कितना करा, डी माइनस टी प्लस ई एम, ई नॉट बाय, एंड व्हाट इज आर एम, दैट इज टी। तो आर एम की जगह कितना कर दिया हम लोगों ने, कोई डाउट किसी को, पक्की बात। थ्रू आउट ई नॉट बाहर निकल सकता है। अगर हमने ई नॉट को बाहर करा, वी नेट इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। डन है। व्हाट इज दिस ई नॉट, ये ई नॉट का मतलब क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates when there is, हाँ या ना, पक्का श्योर। आज की पूरी क्लास में ध्यान दिया आप लोगों ने, ये वैल्यू आपने सबसे पहले टॉपिक में कैलकुलेट करी है। कोशिश करते हैं आपको वहीं तक लेके चलने की। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जब आपके पास प्लेट्स के बीच में किसी भी तरीके से कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज देयर एनी मीडियम, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, हाँ या ना। रटना नहीं है, इसलिए चीजों को समझ के चलोगे तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। आई बात समझ में। तो हमें पता लग चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार, कुछ चेंजेस होंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको एज इट इज लेके चल देंगे बेटा। सो कितनी बनी थी हमारे पास ई नॉट की वैल्यू, दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, नाउ रिप्लेस करते हैं यहां पे बेटा। सो कितना आएगा हमारे पास, इसको यहां यूज करते, सो कितना बना, वी नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। बहुत ध्यान से, डी इस पूरे में से माइनस टी कॉमन, कितना बना, 1 माइनस 1 बाय, हाँ या ना। एप्सिलॉन नॉट ए को शिफ्ट करता हूं लेफ्ट में, इसे ले आता हूं डिनोमिनेटर में, डन। दिस विल बी क्यू बाय वी नेट, एंड व्हाट इज क्यू बाय वी, दैट्स कैपेसिटी। सो इसका मतलब कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फॉर्मूला क्या बना, इट्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी ब्रैकेट टी 1 माइनस 1 बाय, हो जाएगा सभी का पक्का। कैपेसिटेंस में हमें ये 4 केसेस परफेक्टली तैयार करके रखने हैं। सबसे पहला कौन सा, विदाउट मीडियम, दूसरा कौन सा, विद मीडियम, एनी रॉ मीडियम, तीसरा विद अ कंडक्टिंग स्लैब, और चौथा विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चारों में से कोई ना कोई एक कभी ना कभी फंसी जाएगा एग्जाम में, 3 नंबर के अंदर। हो जाएगा यहां तक अच्छे से, पक्का श्योर। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म, फिर हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।